मूड मिजाज की खराबी का ही एक पार्ट ये होता है कि जिसमें आपने जैसे जिक्र किया रेकलेसनेस का, कि एक लापरवाही सी मिजाज में आ जाती है। और देखा ये गया है कि ऐसे लोग बड़े ज़्यादा रिस्क लेते हैं ज़िंदगी में, एडवेंचरस भी बहुत सारे होते हैं कि कुछ तफरीह करनी है, कुछ फ़न करना है या रिस्क लेना है कोई ना कोई। और वो रिस्क भी दो तरह के होते हैं उसमें अगेन, कि एक कैलकुलेटेड रिस्क होता है और एक फुलिश रिस्क होता है। ज़्यादातर ऐसे लोग फुलिश रिस्क की तरफ उनका रुझान ज़्यादा होता है, बगैर सोचे समझे ऐसे काम करते हैं जिसका बाद में उसको नुकसान उन लोगों को उठाना पड़ जाता है। और उसके पीछे जो चीज़ नुमाया होती है वो उनका मूड होता है, मूड के मुताबिक चल रहे होते हैं कि अभी मूड ये करने को कर रहा है तो लेट्स डू इट, और उस चक्कर में बाद में नुकसान उठाना पड़ा होता है। मुख्तलिफ मिसालें मैं देकर ज़रूर समझाऊंगी ये जो जिसको लापरवाही के रवैये हम कहेंगे, रेकलेसनेस जिन्हें हम कहेंगे। जैसे कि बड़ी आम ऑब्जर्वेशन होगी लोगों की कि ये जो वन व्हीलिंग करते हैं सड़क पे, ये भी एक रेकलेस बिहेवियर है, यानी एक लापरवाही का रवैया है कि जिसमें हम ना अपनी जान की परवाह कर रहे होते हैं, ना अपने आसपास के लोगों की, ना अपने प्यारों की। नशा इस्तेमाल करना ये भी उसी का ही एक एलिमेंट होता है कि हम लापरवाही का मुजाहरा करते हैं। शुरू में हम जस्ट फॉर फन तफरीहन हम नशे का इस्तेमाल शुरू करते हैं और उसके बाद देखा गया कि फिर एक नशे की बीमारी की तरफ वो चले जाते हैं। फिर सोशल मीडिया पे भी ये देखा गया है कि बहुत ही रेकलेसनेस का मुजाहरा हो जाता है कई दफ़ा मूड मिजाज के जो मसाइल लोगों के साथ होते हैं, जैसे कि अनजान लोगों के साथ दोस्तियाँ करना या उनके साथ बहुत ज़्यादा मेल मिलाप या ऐसी शेयरिंग करना, ये सब भी रेकलेसनेस का ही एक पार्ट होता है। तो मुख्तलिफ शक्लें होती हैं लापरवाही के रवैयों की भी, मूड मिजाज के मसलों की। और देखा गया है कि ये ज़हीन लोगों के साथ ज़्यादा आती है। इंटेलिजेंट ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होते हैं, एक्सप्लोर करने का वैसे ही उनके अंदर एक टेंडेंसी भी होती है। फिर अगेन आइडियाज़ बहुत सारे ब्रेन में जो है वो उनके आ रहे होते हैं, नए नए किस्म के, ये भी कर लें वो भी कर लें। फिर इंटेलिजेंट ब्रेन्स का ये भी मामला होता है कि उनको स्टिमुलेशन बहुत सारी चाहिए होती है बाहर से, माहौल से। उनको ठहराव इतना पसंद नहीं आता क्योंकि ब्रेन में भी इतना ठहराव उनके आता नहीं है, बहुत सारे सोचें, बहुत सारी आइडियाज़ उनको आ रहे होते हैं। तो नए नए आए दिन उनको कुछ तजर्बे करने का भी शौक होता है, बोर हो जाते हैं वो बहुत जल्दी। ज़हीन लोग जो है वो, आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि सारी ज़िंदगी 20-20 साल 9 to 5 जॉब करते रहते हैं, और अक्सर ज़हीन लोग उनको देख के हैरान होते हैं कि कैसे आप एक ही पोस्ट पे, एक ही पोजीशन पे आप रहे हैं, एक ही तरह की नौकरी कर रहे हैं 20-20 साल। तो और उनको आमतौर पर एवरेज इंटेलिजेंस वाले लोग कहते हैं कि ये इतने ज़्यादा कोई, शायद उन्होंने कोई ज़िंदगी में तजर्बे नहीं किए, पर बहरहाल ठहराव होता है जिसकी वजह से वो लाइफ में एक परसिस्टेंट ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन ज़हीन लोग एक जगह पर क्योंकि ज़्यादा देर तक वो एक जैसे माहौल से बोर हो जाते हैं, एक जैसे काम कर कर के बोर हो जाते हैं, इसकी वजह से उनमें रुझान होता है कि वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ज़िंदगी के साथ। फिर वो ऐसे कामों की तरफ भी जाते हैं जिसमें लापरवाही का अंतर ज़्यादा होता है। हम इन लापरवाह और ख़तरनाक रवैयों के बारे में अभी बात करेंगे। इसमें इस बात का जिक्र करना भी फ़ायदेमंद होगा कि आम तौर पर ऐसे लोगों के फैमिली मेम्बर्स समझते हैं कि जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होता, वो छोटे मोटे मामलात को या ऐसे मामलात जो बाद में आगे जाके ज़िंदगी में ख़राबी और ख़तरनाक हालात पैदा कर सकते हैं, उस तरह वो कुछ ना कुछ बर्दाश्त करके या गुजारा करके या तकलीफ से समझौता करके वक्त को गुजार रहे होते हैं। आपने अभी नौजवानों में कुछ ख़तरनाक रवैयों का बताया जो मूड की ख़राबी के साथ आते हैं मूड की ज़्यादा ख़राबी के साथ, वो कि थोड़ा बहुत मूड तो उसकी ख़राबी का सामना तो सेहतमंद लोगों को भी होता है। लेकिन ये फरमाएं कि अगर कोई नौजवान बच्चा अपनी पढ़ाई का मामला अपने हाथ में लेता है और बहुत ज़्यादा इस पर ज़िद और इसरार और बड़े फ़ैसले खुद करना चाहता है, तो क्या ये भी बाद में जाके किसी बड़े नुकसान या बीमारी या ख़राबी का पेशखैमा हो सकता है? क्या ये भी कोई प्रिकर्सर है जो अगर पहले नज़र आए तो हमें होशियार और चौकन्ना हो जाना चाहिए?
जी, नौजवानों में ये बड़ा आम एक कुछ अक्सर पाया जाता है कि वो एकदम से उनको ख्याल आता है कि मैं अपनी लाइन चेंज कर दूँ, जिस स्टडी में जो पढ़ रहा हूँ तो मैं छोड़ के तो मैं कुछ और कर लूँ। एडमिशन ले लेते हैं, कहीं बड़ी मुश्किल से एक जगह पे एडमिशन लेते हैं, उसके बाद उनको ख्याल आता है कि नहीं ये मेरी लाइन नहीं है, मेरा मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, बदल देते हैं। बदलने की जिद करते हैं, घर वालों कहते हैं कि नहीं मुझे कहीं और जाना है, मैं सोच रहा हूँ अब मैं कुछ और कर लूँ। मेडिकल फील्ड में अक्सर ये होता है कि लोग जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि नहीं अब मैं कुछ और कर देता हूँ, बड़ी मुश्किल से पहले उसके लिए एडमिशन के लिए कहते हैं, फिर उससे भी दिल भर जाता है। और इसी तरह से डिफरेंट फील्ड में देखा गया कि वो ये कहते हैं कि मुझे अब मेरी मर्जी करने में, या बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, अचानक से उनको ख्याल आता है कि बिजनेस कर देते हैं तो वो बिजनेस की तरफ चले जाते हैं। इस तरह की चीज़ें, ये इनिशियल आप समझने के ये अर्ली वार्निंग साइन ही होते हैं कि जब बच्चे में ठहराव नहीं आ रहा और घर वाले उसको समझा रहे होते हैं, आसपास के लोग मशवरा दे रहे होते हैं कि तुम्हारे साल ज़ाया हो जाएगा, तुम्हारे आगे फ्यूचर भी, तुम्हारी प्रोफाइल ख़राब हो जाएगी कि आधा अधूरा तुमने पढ़ाई की है या इस तरह से, लेकिन अगेन वो कह रहे होते हैं देखी जाएगी। या वो ऐसी फील्ड जिनका कोई कोई स्कोप नहीं होता है, उसमें अचानक से जाना चाह रहे होते हैं कि वो मेरी ज़्यादा वो मेरे इंटरेस्ट की बात है। ये शुरू के कुछ साइंस होते हैं, अलामतें होती हैं जो कि हम देख सकते हैं कि बच्चा नतीजे की परवाह नहीं कर रहा और कह रहा है कि बस देखी जाएगी। क्विट करना बहुत आम है मूड मिजाज के मसाइल के साथ जो अफराद होते हैं उनमें, कि वो बड़ी जल्दी क्विट कर जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं जो भी काम कर रहे होते हैं कि देखी जाएगी, बस मेरे से नहीं हो पा रहा तो दैट्स इट, मुझे अब ये काम कंटिन्यू करना ही नहीं है। उसमें पढ़ाई का भी एलिमेंट आ जाए। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे अर्ली वार्निंग साइंस हैं जो हमें मामले की संगीनी जो आगे जाके होने वाला है उसके बारे में वेल इन टाइम बताते हैं, और इसमें रेत में सर देने या डिनाई करने या अपने आप को तसल्ली देने की बजाय हकीकत को मान लेने और ख़तरे को भांप लेने में ही सबका फ़ायदा है। तो इसमें हम ये भी बताइए कि क्या ऐसे मौके पर क्या किया जाए, क्योंकि अर्ली वार्निंग साइंस कुछ आपने बताए, मजीद इस पर बातचीत करते रहेंगे। अर्ली वार्निंग साइंस आते ही क्या किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं अगर कहूँ कि बच्चे को इतनी एजुकेशन सबसे पहले देने की ज़रूरत है कि वो फ्यूचर को, नतीजे को पहले से देख कर काम करें। यानी ये कुछ ऐसे काम हैं जो हमें पहले से करने चाहिए। बहुत छोटी उम्र से ही बच्चे को ये आदत हमें डालनी होती है कि वो पहले नतीजे का सोचे और फिर वो कोई काम करे, और उसको प्रोज एंड कॉन्स बताते रहें साथ साथ। बचपन से ही ये बच्चे में ये आदत डालनी बहुत ज़रूरी होती है कि इसको हम टेक्निकल टर्म में कहेंगे रिस्पॉन्स इनहिबिशन, कि आप कोई काम करने से पहले थोड़ा सा सोच लें, समझ लें फ्यूचर के बारे में, प्रोज एंड कॉन्स का अंदाज़ा लगा लें, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लें और उसके बाद आप वो काम करें। पहली चीज़ तो ये है कि बच्चे को फीडबैक देते रहना चाहिए कि ये जो आप कर रहे हैं उसके नतीजे के बारे में फिर आप सोचें। फिर उसके बाद कई दफ़ा ये भी होता है कि बच्चे को फिर हम नतीजा भुगतने नहीं देते। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा होता है, फिर जब वो जिद करके, मिसाल के तौर पर पढ़ाई की में जिद करके वो चेंज कर देता है, अपनी फील्ड चेंज कर लेता है, पढ़ाई ख़त्म कर देता है और उसके बाद फिर किसी नई फील्ड में जाते हैं, उसमें भी उसको मसले आ रहे हैं, तो फिर कई दफ़ा घर वाले उसको सपोर्ट कर देते हैं। उसको क्या एक फैसले से दूसरे से तीसरे बदलते रहना, अपने फैसलों को नए से नए ख्यालात दिमाग में आना, कामों को दरमियान में अधूरा छोड़ना, क्या ये भी मूड मिजाज की खराबी, बाइपोलैरिटी की तरफ ही कोई इशारा? जी, ऐसे ही है कि आइडियाज़ बहुत सारे होते हैं पर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे होते पेशेंट्स, या ऐसे अफराद जिनका कोई मूड डिफ़िकल्टीज होती हैं अपने, और उसकी रीज़न पीछे मूड ही होता है कि मूड बड़ी जल्दी ख़राब हो गया या बोर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो उनमें वो कंसिस्टेंसी नहीं होती कि काम कंप्लीट कर सकें, फिनिशिंग टच नहीं दे पाते बहुत से कामों में, रिश्तों में भी, जॉब में भी। इवन आप बहुत से ज़हीन लोगों की अगर सीरीज़ देखेंगे तो पता ये चलेगा कि वो उन्होंने बहुत सारे काम किए होते हैं लेकिन कहीं पे भी ज़्यादा अरसे तक उन्होंने रह कर नहीं दिखाया होता, और पता है उसके पीछे यही चलता है कि जी कभी बनी नहीं कुलीग के साथ, एडजस्टमेंट नहीं हुई, बोर हो गए, मज़ा नहीं आ रहा था तो काम चेंज कर दिया। तो बहुत सी जगहों पे जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, वो जॉब में भी और इवन एजुकेशन में भी। अगर हम देखें तो हिस्ट्री से पता चल जाता है ऐसे लोगों की कि यहाँ पे एडमिशन लिया, बस फिर वहाँ पे नहीं, फिर कहीं और चले गए।
और उसके पीछे अगेन के एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होता है। घर वाले भी कहीं ना कहीं इन हैबिट्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं, इस तरह की हैबिट्स को, कि अच्छा ठीक है, नहीं दिल लग रहा तो फिर कोई और काम कर लो, वहाँ पे नहीं दिल लग रहा तो फिर कहीं और चले जाओ। तो ये चीज़ें तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमें शुरू से ही नज़र आ रही होती हैं बच्चों। ऐसे मौके पर क्या ऐसे बच्चे, ऐसे नौजवान के साथ समझौता कर लिया जाए, यानी उसके पीछे चलने लगे? वो आज कहे कि मैंने बिज़नेस के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जब बिज़नेस के सब्जेक्ट्स में कह कहलवा के या एक्स्ट्रा सरमाया खर्च करके उसके एडमिशन का बंदोबस्त हो, तो क्या फिर वो कहे कि अब मैंने साइंसेस पढ़नी है या अब मैंने इंजीनियरिंग पढ़नी है? तो क्या किया जाए? क्योंकि आमतौर पे पेरेंट्स ऐसे मौके पर उस बच्चे के पीछे चल पड़ते हैं। गालिबन एक ख्याल ये भी होता है कि अगर उसकी बात को मानेंगे तो इससे उसके हालात में कोई बेहतरी पैदा होगी, लेकिन असल सूरत हाल इससे मुख्तलिफ होती है। इस पर हमें बताइए कि क्या करें? क्या बात मानने से ऐसे नौजवान की कोई अच्छे नतीजे निकलते हैं? आज का सुकून असल में घर वाले भी मांग रहे होते हैं। आज का सुकून किसी तरह से, आज अमन कायम रहे बस घर में, तो क्विक फिक्स जिसको हम कहेंगे कि अभी अगर वो ये कह रहे हैं तो अच्छा, बहुत जिद कर रहे हैं तो मान लेते हैं उसकी बात। और समझौता करने की जो आपने बात की, तो आमतौर पर घर वाले समझौता कर लेते हैं कि अच्छा ठीक है, कह रहा है तो बस, जैसे कोई खिलौना मांग रहा होता है बच्चा तो इवेंचुअली उसकी जिद पूरी करनी पड़ जाती है, क्योंकि वो शोर शराबा इतना डाल रहा होता है बच्चा। उसी तरह से जब एडल्ट मूड प्रॉब्लम्स के साथ होते हैं और फिर वो घर में इमोशनल स्ट्रेंथ जो है वो पुल करते हैं घर वालों की कि अच्छा फिर आप ये नहीं करेंगे तो फिर मैं वो कर लूँगा, कहीं ना कहीं इमोशनल एक ब्लैकमेलिंग भी चल रही होती है। घर वाले उस प्राइस को फिर पे उनको करना पड़ता है। तो बाज़-औक़ात वो उस वक्त अमन के लिए बात मान लेते हैं, पर जहाँ बात करें ना कि नतीजे की फ़िक्र करनी होती है, वहाँ बच्चे को भी तो सिखाना होता है, पर पेरेंट्स को भी इस बारे में ज़रूर ये हैबिट डेवलप करनी चाहिए कि आज के सुकून के लिए कहीं हम कल की ज़िंदगी या उसका फ्यूचर तो ख़राब नहीं करें, क्योंकि ऐसे ही शुरू होता है मामला, मनमानियों का मामला इस तरह से शुरू होता है। छोटी छोटी चीज़ों से बात चलती है और आगे फर्दर शादी भी हो जाती है कई दफ़ा ऐसे लोगों की, उसमें भी फिर वो कहीं ना कहीं कह रहे होते हैं कि अब कोई और ही हमारी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो हमें हमारी डिमांड पूरी करे। फाइनेंशियली भी फिर वो कह रहे होते हैं कि कोई और ही करे, हमें कोई मेहनत ना करनी पड़े और कोई और ही हमें सपोर्ट करता है। यही सिलसिला फिर आगे बाज़-औक़ात ड्रग्स की तरफ भी जाता है कि अपनी मर्जियाँ मनमानियाँ जब करते रहते हैं पेशेंट्स और कभी फीडबैक नहीं लेते किसी से कि इसका फ़ायदा नुकसान क्या है, तो वो फिर एक्सपेरिमेंट्स नशे की तरफ भी करते हैं। आपके बताने और गाइड करने से तो ऐसा लग रहा है जैसे ऐसे मौके पर इस नौजवान की बात मानने से जो ये सारे हालात क्रिएट कर रहा है, दबाव भी बढ़ा रहा है, घर छोड़ के जाने की धमकी भी दे रहा है और कभी बात मनवाने के लिए घर छोड़ के जाता भी है, अपना फ़ोन नहीं उठाता, बहाने तरीके घर वालों को एक अजियत में मुब्तला कर रखा है। इसे खुश करने या इसकी बात मानने से मामला बेहतर नहीं होगा क्या ऐसा ही है? जी बिल्कुल, खुश करना ये एक इंस्टिंक्ट भी, पेरेंटल इंस्टिंक्ट समझा जाता है कि बच्चे को बस खुश रखना है, और ये एक बहुत बड़ा आप कह लें कि एक मिसकंसेप्शन भी है कि माँ बाप को ये लगता है कि शायद हमारी ड्यूटी है बस बच्चे को खुश रखना और ये प्रूव करना बच्चे के सामने कि वो कितना प्यार करते हैं बच्चे को। हालांकि माँ बाप के अंदर तो कुदरती तौर पर ये इंस्टिंक्ट होता है कि वो औलाद से प्यार करते हैं, पर वो कहीं ना कहीं उनकी ये ख्वाहिश रहती है कि सारी ज़िंदगी बच्चे उनके गुण गाते रहें माँ बाप के, और कभी उनकी तरफ से शिकायत ना मिले बच्चों को, और बच्चा कभी ये ना कहे कि मेरे माँ बाप ने मेरी ये बात सुनी। तो इस वजह से भी बाज़ औक़ात पेरेंट्स नो नहीं कह पाते कि अगर हम नो कहेंगे तो ये बुरा मना लेगा, ये क्या सोचेगा कि मेरे माँ बाप मेरे लिए इतना नहीं कर सके। तो ये भी एक रीज़न होता है। और अगेन दूसरा रीज़न तो होता ही है कि हमें डर लग रहा होता है कि अगर आज इसकी बात न मानी तो ये कोई संगीन कदम ना उठा ले। हालांकि ऐसे बच्चे जो कि मनमानियाँ करने के आदी होते हैं तो वो बाहर संगीन कदम उठाने के लिए रिस्क पर तो रहते ही हैं। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि अगर ये बात मान ली तो शायद कोई संगीन कदम नहीं उठाएगा, तो ये भी एक अपने आप को जिसे कहते हैं ना गलत फहमी में रखने वाली बात है कि शायद आज बात मान लेंगे
तो शायद ये कोई संगीन कदम नहीं उठाएगा। बच्चे में ऑलरेडी ऐसे बच्चों में टेंडेंसी होती है कि वो रिस्क लेते हैं, खतरनाक रवैयों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ज़रा ज़्यादा रिस्क लेते हैं। जी, वो ऐसा रिस्क लेते हैं जो आम सेहतमंद लोगों जी, से जी। कई गुना ज़्यादा होता है और उसकी उनकी कोई तैयारी भी नहीं होती। जी। जैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मुनासिब रिस्क लेना तो ज़रूरी है, हम्म, लेकिन ऐसा रिस्क जिसकी कैफियत एक स्टंट जैसी हो, एक बहुत ही ख़तरनाक काम जिसको देखने वाले या ऑब्ज़र्व करने वाले लोगों का हिम्मत और हौसला कम हो रहा हो, तो रिस्क टेकिंग बिहेवियर से मुराद आपकी ऐसे रवैये। हाँ, फुलिश रिस्क जो लेते हैं बगैर सोचे समझे, नफा नुकसान को तोल कर नहीं देखते। थोड़ा बहुत तो जाहिर है सभी को जब कोई नया काम करना होता है तो कंफर्ट जोन से खुद को निकालना ही पड़ता है। आपको बहुत से काम ऐसे करने पड़ते हैं लाइफ में जिसमें हमें कंफर्ट जोन से निकलना होता है, जैसे स्कूल से कॉलेज से यूनिवर्सिटी जाना होता है, आगे जॉब के लिए अप्लाई हो, सब में हमें अपने कंफर्ट जोन से तो निकलना ही पड़ता है। कोई बिजनेस शुरू करना हो तो उसमें भी कुछ सोच समझ के फैसले करने पड़ते हैं और थोड़ा बहुत रिस्क का एलिमेंट ज़रूर होता है। पर अगेन उसमें भी कई दफ़ा ये जिन लोगों की हम बात करें, मूड मिजाज के मसाइल के साथ जो अफराद होते हैं, तो वो फुलिश रिस्क लेते हैं। वो बिजनेस में भी ऐसे कई दफ़ा फैसले कर लेते हैं जिसमें इवेंचुअली उनको दुगना नुकसान उठाना पड़ता है और वो बिजनेस भी इतना नहीं चलता। बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी वो कुछ ऐसे मुआहदे कर बैठते हैं जिस बात में आकर जिसका बाद में उनको नुकसान उठाना पड़ता है। और देखा गया है कि ऐसे लोगों के साथ से धोखे भी बहुत ज़्यादा होते हैं इसी वजह से, क्योंकि वो किसी जज्बात के ज़ेर असर फैसले कर रहे होते हैं और वो ऐसी समझ बूझ नहीं रखते जो ऐसे कामों को या कारोबार को चलाने के लिए ज़रूरी होती है नुकसान से बचने के लिए। मैंने आपसे ये बात इसलिए भी पूछी क्योंकि कई दफ़ा ऐसे नौजवान, ऐसे पेशेंट्स खुद घर वालों को सलाह देते हैं कि अगर आप हमारी बात मान लें और हमें कोई नया काम, कारोबार, इस तरह की सलाहें वो देते हैं जिसमें घर वाले इस उम्मीद पर कि बस ये मसला तो ऐसे हल होगा और होने ही वाला है, तो एक खतीब रकम, एक बड़े सरमाए के साथ उस काम को स्टार्ट करते हैं। लेकिन चूंकि वो नौजवान उस सारे मामले को हैंडल नहीं कर सकता, तो उस वजह से फिर वो उल्टा कारोबार का नुकसान हो जाता है, एक और फेलियर का धब्बा लग जाता है। ऐसे मौके पर क्या किया जाए जब मरीज़ के अपने रवैये कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस पैदा कर दें या कॉन्सिक्वेंसेस पैदा कर दें? तो आमतौर पर देखा गया कि घर वाले उसे उन कॉन्सिक्वेंसेस से और हालात की तपिश से बचाने के लिए भी उस मामले में कूद पड़ते हैं। जैसे अगर मरीज़ झगड़ा करके किसी थाने पहुंच गया है तो वो सिफारिशों का तांता बांध देते हैं। अगर उसके अपने रवैयों से उसकी मंगनी टूट गई है तो वो उसकी मनमानियाँ भी इसलिए बर्दाश्त करते हैं क्योंकि उसकी मंगनी टूट गई है और उसके लिए नए रिश्तों का एक बंदोबस्त करने भी निकल पड़ते हैं। क्या ये सारी सूरत हाल ठीक होगी जिसमें मरीज़ के अपने रवैयों से जो हालात पैदा हो रहे हैं उसमें से हम उसे निकालते रहें, रेस्क्यू करते रहें और उसे हालात की संगीनी का एहसास तक ना हो? ये बहुत आम प्रैक्टिस है कि हम सपोर्ट करते रहते हैं, बहरहाल घर वाले बच्चों को सपोर्ट करते रहते हैं उसके गलत फैसलों से, जो उसको नेचुरली जो नुकसान होता है, कुदरती तौर पर जो गलत फैसलों का उसको नुकसान होता है, वो उसकी भी जो है वो कंपनसेशन करते रहते हैं कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, डिवोर्स हो गई है तो चलो तुम्हारी कहीं और करवा देंगे शादी, और फ़ौरन एहतमाम भी कर रहे होते हैं क्योंकि बच्चा फरमाइश भी कर रहा होता है कि अच्छा फिर मैं दूसरी की शादी करता हूँ। नौकरी अगर ख़त्म हो गई है तो उसके लिए नौकरी का भी बंदोबस्त कोशिश करते हैं, सिफारिशें करवाते हैं, किसी जान पहचान वाले को कहते हैं कि कोई लगवा दें। कॉलेज से निकाला गया है या फेल हो रहा है बार बार या एडमिशन नहीं मिल रहा, मेरिट पर नहीं है, तो अगेन उसमें भी उसको सिफारिश के थ्रू या रिश्वत के थ्रू कहीं ना कहीं एडमिशन ज़रूर उसको दिलवा देते हैं और उसके फैसलों का उसको जो नुकसान है वो नहीं उसको उठाने देते। इस तरह से तो इंसान, कोई भी इंसान कभी नहीं सीख सकता। यानी ये बेसिक ह्यूमन लर्निंग का एक उसूल है कि इंसान जो है वो काम बार बार करेगा कि जिसका उसको नुकसान होगा और जिसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको अच्छे होंगे, वो काम वो बार बार करेगा और वो काम छोड़ देगा जिसका उसको नुकसान भुगतना पड़ेगा। ये बेसिक ह्यूमन लर्निंग का प्रिंसिपल है कि हम अपनी कॉन्सिक्वेंसेस से सीखते हैं। लेकिन अगर किसी शख्स के गलत फैसलों की वजह से उसको कोई नुकसान
हुआ है और घर वाले उसको बचा रहे हैं उस नुकसान से बाकायदा, कि अगर चालान हो गया या एक्सीडेंट हो गया, पुलिस केस बन गया, तो जाके उसकी सिफारिश फ़ौरन FIR करने से पहले या जेल जाने से पहले ही उसको फ़ौरन जो है वो घर लेके आ गए हैं, या सिफारिश, या उसको हैंडल ही नहीं कर रहे हैं, सिचुएशन को फेस ही नहीं करने दे रहे। इससे तो वो कभी भी नहीं सीखेगा। इस तरह के छोटे छोटे जो मसाइल हैं वो शुरू से ही हम उसके साथ कर रहे होते हैं, ऐसी डीलिंग कर रहे होते हैं कि ज़रा सा उसको कोई उसके फैसले की वजह से नुकसान हुआ है तो घर वाले आकर उसके रेस्क्यू के लिए पहुंच जाते हैं और उसको बिल्कुल भी फेस ही नहीं करने देते किसी भी तरह के नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस जो आते हैं उसके फैसलों की वजह से। और इस तरह से बच्चा कभी भी नहीं सीख सकता, कोई इंसान सीख ही नहीं सकता इस तरह से कि अगर हम लोग जो है वो उसके किए के नुकसान उसको फेस ना करने दें। सिंपल सा रूल है कि एक गरम बर्तन है, उसको आप हाथ लगाएंगे और आपको उससे जो है वो आपका हाथ जलेगा, आप दोबारा उसको हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन अब क्या होगा कि बार बार अगर हम किसी ऐसे शख्स को जिसको नुकसान हो रहा है उसको फिर आप रेस्क्यू कर रहे हैं, फिर कोई नुकसान हो रहा है फिर उसकी जाके कंपनसेशन दे रहे हैं, इससे वो नहीं सीखेगा कभी भी। तो थोड़ा बहुत अगेन वही बात है कि ये भी पेरेंटल इंस्टिंक्ट में ये चीज़ होती है कि बच्चे को बस नुकसान नहीं होने देना, उसको कभी कोई तकलीफ नहीं हो, कभी वो हाय तक ना करे, उफ तक ना करे ज़िंदगी में। बाज़ औक़ात ऐसा भी ऑब्जर्वेशन है कि बच्चे सिर्फ कई दफ़ा शेयर कर रहे होते हैं कि मैं बोर हो रहा हूँ, तो माँ बाप उसकी बोरियत के लिए खुद ही इंतज़ाम करना शुरू करते हैं। कभी बच्चे को एक्सप्लोर भी नहीं करने देते कि अगर वो बोर हो रहा है तो वो खुद देखिए कि क्या करना चाहिए कि उसकी बोरियत खत्म हो। कई दफ़ा जैसे अक्सर गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे जो है वो बोरियत का जिक्र करते हैं शुरू में, तो माँ बाप उसके लिए फिर इतना इंतज़ाम करते हैं कि आए दिन बाहर लेके जा रहे होते हैं, खुद जाके कि चलो इधर से दिल लगाएं, बाहर से खाने मंगवा रहे होते हैं, नींद मंगवा रहे होते हैं कि बोर हो रहे हैं, छुट्टियाँ हैं तो और कोई काम नहीं है करके। अगेन उनको खुद से फैसले भी वो फिर उस तरह से सोच समझ भी नहीं उनको आती कि हमें ये कुछ करना पड़ेगा अपने हालात को बेहतर करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बच्चों को पता होता है कि कोई और मौजूद है हमारे जो उनके लिए ये काम कर देगा। इससे तो ये वाज़ेह होता है कि अगर किसी के बीमार रवैयों से जो कॉन्सिक्वेंसेस पैदा हो रहे हैं और हम मोहब्बत और प्यार और रिश्ते की वजह से उन कॉन्सिक्वेंसेस को जल्दी जल्दी ठीक कर देते हैं, तो इससे तो उसके अंदर ये गलतफहमी पैदा हो सकती है कि सब ठीक ही तो है, ये वैसे ही बोलते रहते हैं, इनका तो काम ही है शोर मचाते रहना, ये शोर मचाते रहते हैं, इनकी बात को तवज्जो से नहीं सुनना चाहिए। गालिबन पेरेंट्स या घर वाले ये चाहते हैं कि वो बेहतरी की तरफ चल पड़ेगा ऐसा करने से, लेकिन हकीकत में तो उसे मामले की संगीनी का पता ही नहीं लग रहा। क्या फिर वो अपने मामले को ख़राब या मुश्किल तो नहीं समझेगा, वो तो यही समझेगा कि सब ठीक ही तो है। जैसे अगर उसने गुस्से में आके अपनी गाड़ी को तोड़ फोड़ दिया है या शीशे तोड़ दिए हैं या घर में कोई नुकसान कर दिया है और घर वाले एम्बैरसमेंट और शेम से घबरा के 2-3 घंटों के अंदर ही सारे शीशे दोबारा सही और नए लगवा देते हैं, तो वो जब दोबारा देखता है तो उसे तो मामले की संगीनी का कोई एहसास नहीं होगा। गालिबन ऐसे मौके पर यह भी देखा गया है कि असल मौजू पर घर वाले उसके साथ बात नहीं करते, एक हश अप बिहेवियर होता है, सबसे कह रहे होते हैं कि इससे इस मौजू पर बात ना की जाए, इससे ये गुस्से में आ जाएगा, हालांकि वो वैसे ही हर वक्त गुस्से में रहता है। तो आई बिलीव कि जिस तरह मरीज़ के अंदर उसको अपने मसाइल का सही तरह नज़र नहीं आ रहा होता, तो इसका कुछ ना कुछ हिस्सा इस डिनाइल का, इस खुद फरेबी का फैमिली मेम्बर्स में भी पाया जाता है। और जब तक इसको एड्रेस नहीं किया जाएगा उस वक्त तक फिर मामले को आगे चलाना तो इतना फ़ायदेमंद नहीं होगा, या शायद ये चल भी नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई बीमार है और उसे अपना आप बीमार ही नहीं लगता तो फिर वो दवाई या इलाज के लिए तो कोई तगदौ नहीं करेगा, फिर तो दूसरे लोग उसे कहते रहेंगे कि कुछ ठीक नहीं है गोलमोल अंदाज में, और वो कहेगा कि सब ठीक ही तो है, मेरे पीछे तो आप पड़े रहते हैं, मेरे मसाइल तो मेरे फादर की वजह से हैं, मदर की वजह से हैं। बल्कि ऐसे नौजवानों को तो ये कहते भी सुना गया है कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए किया ही क्या है। तो क्या इसमें फैमिली मेम्बर्स या पेरेंट्स की भी एक जिम्मेदारी है कि कम से कम वो सेहतमंद होने के नाते से पहले खुद उस मामले को समझ लें
और अपने डिनाइल पे काम कर लें। जी, आपने जो बात की है खुद फरेबी की, ये तो बहुत कॉमन होता है घर वालों में भी। जैसे बच्चा समझ रहा होता है कि इतना भी कोई बड़ा मसले नहीं है, हालात इतने भी ख़राब नहीं है। उसी तरह से बहुत अरसे तक घर वाले भी ये समझते रहते हैं कि इतना भी नहीं है, ये सिर्फ आज ऐसा हुआ है, पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और बच्चे में इतने ही सटल तरीके से तब्दीलियाँ आ रही होती हैं कि महसूस भी नहीं हो रहा होता, गैर महसूस तरीके से बच्चे में तब्दीलियाँ आ रही होती हैं। जैसे घड़ी की जो माफ़ कीजिएगा मिस अमना, हमारे पास एक फ़ोन कॉल है, अगर हम वो देख लें, ले लें। अस्सलाम वालेकुम। जनाब। हाँ, पाकिस्तान में? जी, हम पाकिस्तान से, लाहौर से ये शो करते हैं। आप बताइए। ये नंबर हमको फेसबुक में देखा हमने पूरा। जी जी, अगर आपका कोई सवाल हो तो आप बताइए प्लीज। नहीं, सॉरी बस। अच्छा, हमारे लाइव कॉलर का कोई सवाल तो नहीं था, लेकिन उन्होंने नंबर देख के कॉल किया, उनका शुक्रिया। माफ़ कीजिएगा प्लीज़, अगर आप बात को जारी रखिए। मैं बात कर रही थी कि इतने गैर महसूस अंदाज से तब्दीलियाँ आ रही होती हैं पेशेंट में कि घर वाले भी महसूस नहीं कर पाते। जैसे घड़ी की जो घंटे वाली सुई होती है, तो वो जिस तरह से मूव कर रही होती है, तो वो कभी फील नहीं हुआ कि वो कैसे 5 से 6 बजा देती है, 6 से 7 बजा देती है, क्योंकि उसको हम सेकंड्स वाली सुई तो नज़र आ रही होती है कि वो मूव कर रही है, मिनट्स वाली भी कुछ गौर करें तो नज़र आ रही होती है, लेकिन आवर्स वाली हमें नहीं समझ आ रही होती कि कैसे वो मूव करती है। इसी तरह से मूड मिजाज की तब्दीलियाँ भी इस तरह से आ रही होती हैं पेशेंट में कि घर वाले यही समझ रहे होते हैं कि ठीक ही जो है मामला, आज ऐसा हुआ है, वो ज़रा लड़ाई हो गई थी ना फ्रेंड से तो इसलिए हुआ, वो ज़रा कॉलेज में लड़ाई हो गई थी तो इसलिए हुआ, आज ज़रा मूड ख़राब था, नींद नहीं पूरी हुई थी ना तो इसलिए ऐसा हो गया। यानी हर चीज़ के वो रीज़न्स तलाश कर रहे होते हैं। और आमतौर पर जब हम किसी चीज़ का रीज़न तलाश कर लेते तो हमें लगता है कि मसला है ही नहीं फिर। जैसे कई दफ़ा घर वालों को ये लगता है कि बच्चा हमारा ठीक है, इसकी जो बीवी है ना वो अच्छी नहीं है, वो उसकी वजह से ये ऐसा है, और अगर बीवी ठीक होगी तो बच्चे में तो कोई मसला है ही नहीं। तो इस तरह से ये एक हम ह्यूमन साइकी है कि हमें जब किसी चीज़ की रीज़न समझ आ जाती है ना तो हम रैशनलाइज कर लेते हैं कि जस्टिफाइड था, यानी स्टिमुलस मिला तो फिर रिस्पॉन्स तो ये आना ही था। तो फिर वो खुद फरेबी के भी एक शक्ल होती है कि जिसमें हम चीज़ों को रैशनलाइज करते हैं कि इसलिए ऐसा किया, उसने ऐसा किया, और ये करते हम इसलिए हैं क्योंकि हमें तकलीफ होती है ये मानने में कि वाकई कोई गड़बड़ असल में तो बच्चे के अंदर है। हमारे माँ बाप फिर रीजन तलाश कर रहे होते हैं, सवालों के जवाब ढूंढ रहे होते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया, ताकि जब उनको वजह मिल जाएगी तो फिर उनको अपना बच्चा, जिसे कहते हैं ना, बेकसूर लगेगा कि इसका कोई कसूर नहीं है। ऐसे मौके पर तो कई दफ़ा वालिदैन गिल्ट से भी ऑपरेट करते हैं, एहसास गुनाह से। उन्हें ये भी लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसके नतीजे में बच्चे के हालात हैं, जैसे उनकी तरबियत में कोई कमी रह गई है, या वालिदैन कभी कभार एक दूसरे को भी ब्लेम करते हैं। जैसे वालदा कहती हैं कि आपने वक्त नहीं दिया, इस वजह से इसके ये हालात हैं, और वालिद कहते हैं कि आपने अच्छी तरबियत नहीं की, इस वजह से है। आम तौर पे अगर बच्चा गैर शादीशुदा हो तो पेरेंट्स पर बहुत ज़्यादा ब्लेम आता है या वो खुद ही करने लगते हैं, और अगर शादीशुदा हो तो बीवी बेचारी की जो शामत है वो आ जाती है। और असल में तो ये बीमारी और बीमार रवैयों का मामला होता है। तो ऐसा करने से तो पेशेंट को खुद भी बहुत से एक्सक्यूज़ेस या बहाने करने का मौका मिलता होगा। वो कहीं ना कहीं तवज्जो लोगों की किसी न किसी नॉन इशू की तरफ मबजूल करा देता होगा कि उसके मामलात इस वजह से हैं, और अगर उस मामले को ठीक कर दिया जाए तो वो तो ठीक होने के लिए उतावला है, तैयार है, बहुत बेचैन है, बेकरार है। तो इससे तो काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा होती होगी, और कुछ कीमती दिन, हफ्ते, महीने, साल गुजरते चले जाते होंगे, और इससे तो इलाज में ताख़ीर का एक मामला पैदा होता होगा। बिल्कुल। एक रूल अगर फैमिली मेम्बर्स ये अपना लें कि ऐसे फर्द को क्लीन चिट नहीं देनी है कभी भी उसको उसके किए के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उससे उसको बचाना नहीं है। फौरी तौर पर बचा लेंगे अगर हम उसको, तो नुकसान आगे चलकर वो ज़रूर उठाएगा, और घर वालों को भी ज़ाहिर है कलेक्टिवली वो नुकसान उठाना पड़ेगा।
क्लीन चिट देना अगर वालिदैन छोड़ देते हैं, घर वाले छोड़ देते हैं, उसको हर दफ़ा उसकी गलती पर उसको माफ़ी देना, उसको सपोर्ट करना, हर दफ़ा उसको सीखने का मौका ही ना देना, तो अगेन मामला बढ़ेंगे और इलाज में भी ताख़ीर होती जाएगी और बाज़ औक़ात इस तरह के जो रवैये हैं वो फिर आगे फर्दर मूड डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी बीमारियों की शक्ल इख्तियार कर देते हैं। और जैसे कि हम बात भी करते रहते हैं कि ये जब डिसऑर्डर्स जब होते हैं तो फिर वो क्रॉनिक बन जाते हैं, वो लाइफ लॉन्ग होते हैं, सारी ज़िंदगी के साथ रहते हैं और उसको मैनेज करना पड़ता है। तो प्रोएक्टिवली डील करना ज़रूरी है चीज़ों को कि अगर इस तरह की कुछ अलामतें नज़र आ रही हैं अपने घर के किसी फर्द में, शुरू में कुछ नज़र अगर आ रही हैं तो उसको पहचान लिया जाए और उसको मदद की जाए, उसकी मदद ऐसे शख्स। और इस बारे में हमें एक्सपर्ट्स, साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स बता सकते हैं। बिल्कुल, अब तो स्कूल्स एंड कॉलेजेस में भी काउंसलिंग सर्विसेज काफ़ी जगहों पे अब अवेलेबल होना शुरू हो गई हैं। तो आमतौर पर ये भी एक टैबू है कि जी अगर काउंसलर के पास कोई बच्चा जा रहा है तो शायद कोई उसको कोई ज़हनी कोई मसला है या आम अल्फाज में पागलपन या इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो इस टैबू से भी हमें अब निकलना होगा। पूरी दुनिया में कुछ बहुत काम हो रहा है इस हवाले से कि काउंसलिंग लेना कितने ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पर टीनेजर्स के लिए। सामना हमारे पास वक्त महदूद होने की वजह से प्रोग्राम में बहुत कम वक्त बचा है। हम अपनी गुफ्तगू को इंशाल्लाह नेक्स्ट वेडनेसडे 5 to 6 दोबारा रिज्यूम करेंगे और बाइपोलर में और मूड मिजाज की ख़राबी में जो रेक्टस बिहेवियर और उसके नतीजे में हालात पैदा होते हैं उस पर गुफ्तगू जारी रखेंगे। अभी हम अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम ऑन वेडनेसडे 5 to 6 p.m. खुदा हाफ़िज़। आप भी काउंसलर के पास आएंगे, इसका मतलब है कि नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं काउंसलर हूँ तो आप भी मेरे पास आएंगे तो इसका मतलब है कि ये मसला है। ये आपने कहा ना काउंसलर के पास जाना, मैंने कहा कि इतना जल्दी नहीं है ये एक पहचान की, ये पहचान वहाँ पे खो गया है दुबई में 0097 में वहाँ का लगा पहचान पास कोई बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल